ओके, गुड। तो जनाब, पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सुलेमान का क्वेश्चन ये है कि मैंने कल की क्लास में बताया कि जो लेयर टू है, जो मेरी लेयर टू है, इसलिए मैं इसको जरा बड़ा डब्बा बॉक्स बना रहा हूं, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। ऊपर की लेयर को लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर कहते हैं। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर कहते हैं, जो कि कल मैंने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर में है। और इसके नीचे मैक सब लेयर है, जो कि आपके इस कार्ड के ऊपर इंप्लीमेंटेड है, जिसमें ये हाफ बैक लेयर, मतलब क्योंकि सेकंड लेयर का हाफ है ना, और कुछ पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर इस पे। ठीक हो गया जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन जो है उसका जवाब दे दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले ये जवाब भी दे सकता हूं कि इससे ऊपर आपको पता है कि नेटवर्क लेयर है, इसके ऊपर आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर यहाँ पे कलर चेंज करके और ये बताना चाहूं कि ये लेयर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है, इसका मतलब है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने विंडोज इंस्टॉल किया, आपने विंडोज इंस्टॉल किया, आपने यूबंटू इंस्टॉल किया, आपने काली इंस्टॉल किया, आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, आपने पैरेट इंस्टॉल किया, आपने फिडोरा इंस्टॉल किया, यानी कोई भी किया, तो ये 3 लेयर या 2.5 लेयर्स ऑटोमेटिकली आज के तमाम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में दे आर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सलेमान का क्वेश्चन था कि क्या ये एलएलसी कोई हमें अलग इंस्टॉल करनी पड़ती है? तो मेरा जवाब है हमें अलग नहीं, अब कुछ भी नहीं इंस्टॉल करना पड़ता, हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कुछ दे आता है। क्या सलेमान को जवाब मिल गया? एंड हियर इफ आई लुक एट दी, यस सर, ओके। अब ये लेयर जो मैक है और पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त इथरनेट पे हूं, तो ये इथरनेट है। हाँ, अगर मैं होता मिसाल के तौर पे वाईफाई पे, तो ये वाईफाई है। अगर मैं होता ब्लूटूथ पे, तो ये ब्लूटूथ है। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरी जो emphasis है, दैट इज नॉट हियर, इवन दैट इज योर द सेम कार्ड, द सेम कार्ड हियर, लेकिन यूज फॉर अ डिफरेंट पर्पज। एक तो पर्पज ये है कि ये इंटरनल कार्ड है, ये इंटरनल कार्ड है, ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर इसको आपने लगाना है। इसको आपको मदरबोर्ड पे लगाने की जरूरत नहीं होती, ये डोंगल है, आप जस्ट इसको निकालें और ब्लू अपने यूएसबी पोर्ट में लगा दें। ठीक है, लेकिन एक चीज बताता चलूं कि ये आम कीमत इसकी तकरीबन 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, शायद इससे भी कम। लेकिन ये मुझे पूरे पिशावर से नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे लाहौर से मंगवाना पड़ा। तो फिर मैंने दो मंगवा ली, और इसकी कीमत लाहौर में 3800 रुपए था, 300 रुपए आने के लगे, तो 4100 रुपए मुझे पड़ा। तो सना कहेगी आखिर वजह क्या है, यहाँ से 1000 रुपए में मिलता है, वहां से 4100 रुपए में मंगवाते हो, तो अब कम से कम इसका जवाब मलिया 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 ये तो नहीं कि पैसे ज्यादा है, खैर इसलिए किया है। क्यों मलिया, क्या जवाब है? नहीं तो 1000 रुपए में जब यहाँ मिलता है इसकी ये काम करता हुआ कार्ड, तो मुझे वहां से 4100 रुपए में लेने का क्या शौक हो सकता है? में भी आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे, उसमें ये इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब ये अटैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि आम कार्ड ये काम नहीं कर सकता, इसलिए ये उससे 4 गुना महंगा है। और ये बड़ा चीप है, जो इसका अच्छे वाले ब्रांड के हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपको एक डेमो देना है, उसके दौरान करके दिखाना है, आपको करवाना है, तो ठीक है, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। लेकिन जो इसके अच्छे कार्ड्स हैं वो बहुत महंगे हैं। ठीक हो गया? तो दैट इज यूज्ड इन दी वाईफाई को हैक करने के लिए। जी, एनी क्वेश्चन?
तो सियाम, आपको वेलकम फॉर इन द फर्स्ट क्लास। और इसके लिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, लेकिन म्यूट का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप बोल नहीं सकती। आप किसी वक्त भी अपना माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लेकिन जस्ट इसलिए हम आपको म्यूट करते हैं कि आपकी आसपास की जो नॉइज है वो यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ओके, नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जी आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कब ऑफर करेंगे? जब सुभान पढ़ना चाहेगा। सिंपल आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो दी आंसर इज कि हमारा जो इस वक्त टॉपिक है वो यहां पे फंसा हुआ है, यहां पे है सारा। मैक, यानी कि ये कार्ड। और कल बताया था कि ये कितनी कितनी टाइप ऑफ मीडियम पे काम करता है? 3। कौन कौन से? एक ये नजर आ रहा है, विच इज यूज फॉर कोएक्सियल, वेरी नाइस। दूसरा नजर आ रहा है यहां पे, यूटीपी या एसटीपी। यूटीपी या एसटीपी। यूटीपी स्टैंड फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एसटीपी स्टैंड फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। और तीसरा ऑप्टिकल भी हो सकता है। और मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर कल दिखाया भी था, और साथ कहा कि जब इससे बाहर निकलने लगो इसका है तो आपको येलो किस्म की बारीक सी तार यहां पे नजर आ रही है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर विच इज टर्मिनेटेड ऑन ईथरनेट स्विच। ठीक है। कोई क्वेश्चन सयाम की तरफ से है? किसी की तरफ से भी है, क्वेश्चन करें। शाबाश, जहां समझ ना आए दबा के क्वेश्चन करें। ऐसे भी आपकी क्लास आखिरी है, हम 5 बजे की बजाय 5:30 तक भी जा सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन करने में दिल खुला रखें। इथरनेट टेक्नोलॉजी, इथरनेट प्रोटोकॉल और इथरनेट वगैरह, मतलब इसको सारा डिस्टिंग्विश करें, इसमें क्या मतलब, क्या क्या मतलब है? ठीक है, या इथरनेट लेकिन आप क्लास में क्यों नहीं आते? सर मैं ऑनलाइन ले जाता हूँ और फिर में भी मतलब क्या है। सर जरा रिपीट रिपीट कर दें, ये जनरल ओवरव्यू दे दें। ओके, तो मुबीन, हम बात ये कर रहे हैं कि आपको ये लेयर्स का तो पहले से पता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के नीचे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और फिर ये डेटा लिंक। ये जो ये लेयर है जिसके ऊपर मैं ये बॉक्स नुमा इकट्ठा बनाता हूं, दैट इज दी। अगर मैं इसका कलर भी चेंज कर दूं तो शायद इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। आई मेड इट ग्रीन। तो दिस इज योर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, इस डेटा लिंक लेयर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया हुआ है, जिनको हम सब लेयर्स कहते हैं। लेयर का छोटा सब लेयर होता है, जैसे पैकेज का छोटा पैकेज, छोटी चीज होती है, सब पैकेज होता है। ठीक है ना जी? तो इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। इसकी फंक्शंस क्या है? इसकी फंक्शंस ये हैं कि ये अपर लेयर्स के नीचे के हार्डवेयर से बात करके ये इंफॉर्मेशन ऊपर लेयर को प्रोवाइड करता है। क्योंकि नीचे तो कुछ भी हो सकता है, नीचे तो ईथरनेट भी हो सकता है, नीचे तो वाईफाई भी हो सकता है, नीचे तो ब्लूटूथ भी हो सकता है, नीचे तो सेंसर भी हो सकता है, नीचे तो एटीएम भी हो सकता है, नीचे तो फ्रेम रिले भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसको देख के और ऊपर को बताता है कि इसके मुताबिक चीज दो। इसका मतलब ये सैंडविच की लेयर जो है एलएलसी, इसको मैं सैंडविच लेयर कह देता हूं। इसका काम क्या है? निगोशिएशन करना, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना बिटवीन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर, बिटवीन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर। क्लियर होगी मेरी बात? अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि आखिर ये आप कहते हैं ईथरनेट, ईथरनेट है क्या? अब तो ये इस टॉपिक के साथ मेरा इसमें टॉपिक ईथरनेट फ्रेम है, लेकिन मैं पहले 2 मिनट 3 मिनट सिर्फ इथरनेट पे बात करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आया। उसके बाद वापस अपने टॉपिक पे आता हूं, इथरनेट फ्रेम। ठीक हो गया? तो इथरनेट जो है एक लैन टेक्नोलॉजी है। लैन, वाइड लैन टेक्नोलॉजी है। वाइड लैन टेक्नोलॉजी है। क्या मतलब है? कि जब भी आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है और आप चाहते हैं कि वो इन 3 केबल से बने, जो मैंने अभी कहा,
कि इधर कोएक्सियल केबल और विद दी यूटीपी और एसटीपी, शॉर्ट में मैं कह सकता हूं टीपी, और नंबर 3 विद द फाइबर ऑप्टिक्स। तो इनके जरिए अगर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना चाहें तो ए वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज नेम्ड एज ईथरनेट, इज कॉल्ड ईथरनेट। अब इसमें क्या मेथड इस्तेमाल होता है कि आपके हार्डवेयर में आपने लेयर 2 के ऊपर दोनों एंड पे, यानी इस साइड पे भी और दूसरे डिवाइस पे भी, चाहे वो स्विच है चाहे वो कोई भी दूसरा डिवाइस, लेयर 2 डिवाइस है। इवन याद रखो, बाद लोग समझते हैं कि राउटर लेयर 3 है, जिसका मतलब उसमें लेयर 2 नहीं है, उसमें 1 2 भी है, लेकिन उसका मेन किरदार 3 का है, इसलिए कहते हैं ये लेयर 3 है। अगर कहते हैं कि जी ये लेयर 2 डिवाइस है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। हमेशा मैं क्वेश्चन पेपर में पूछता हूं कि जी अगर ये स्विच है तो इसमें कौन कौन सी लेयर होगी, बड़ी खुशी से स्टूडेंट कहते हैं लेयर 2, कहते हैं लेयर 1 किधर गई, कहते हैं वो तो हमने नहीं लिखी, इसमें लेयर 1 भी है लेयर 2 भी है। अभी इसलिए मैंने फिजिकल को भी आधे आधे में देखो वो किया है, इसके आगे फिर यहाँ मीडियम नहीं लगेगा, तो एक मीडियम जब लगेगा इसका मतलब वो फिजिकल लेयर है, और फिर उसके बाद इसका अपना काम शुरू हो जाएगा जो कि लेयर 2 का काम है, जो कि डेटा लिंक लेयर का काम है, जो कि मैक लेयर का काम है। अब बात समझ आ गई? तो इसलिए ये नहीं कहना कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि मिसाल के तौर पे कि स्विच में कौन सी लेयर है, तो कहोगे 1 और 2, राउटर में कौन सी है 1 2 3, अगर 4 लेयर का फायरवॉल है इसका मतलब उसमें 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, लेकिन असल काम 4 पे हो रहा है, इसलिए हमने उसको 4 नाम रख दिया। क्लियर है मेरी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो इस वक्त हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई मैसेज सना और सियाम, जब भी ये मैसेज नीचे मूव करता है इस लेयर से, यानी कि एक लेयर से दूसरी लेयर में आता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, तीसरी से चौथी में जाता है एंड सो ऑन। तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल उसी तरह की एग्जांपल है जैसे कि आप एयर ट्रैवल करते हो, तो आप एयर ट्रैवल के लिए सबसे पहला काम क्या करते हो, पासपोर्ट बनाते हो। तो एक लेयर हो गई, एक फंक्शन हो गई। इस फंक्शन का मकसद क्या है, आप रिकॉग्नाइज होगे कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, चाहे आपके पास एनआईसी है या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है फॉर द पासपोर्ट। आप 10 साल के बच्चे का भी पासपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन ये पासपोर्ट ये बताता है कि ही इज ए पाकिस्तानी, ही इज एन इंडियन, ही इज एन अफगानी, ही इज ए ब्रिटिश, वट एवर। उसके बाद आप क्या करते हो, एम्बेसी जाते हो, कहते हो मुझे वीजा दो, वो आपको वीजा दे देते हैं। जो ही आपको वीजा मिलता है आप टिकट वाले के पास चले जाते हैं, ट्रैवल एजेंट के पास चले जाते हैं, उसे कहते हैं टिकट दो। टिकट लेके आप उसके बाद एयरपोर्ट चले जाते हैं, सीट पे मुझे बिठाओ, ये मेरा सामान लो। जब आप सामान उसको दे देते हो, सीट पे बैठ जाते हो, पायलट कहते हो उड़ाओ इसे, रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो डिसाइड करता है, फिर सिस्टम डिसाइड करता है कि ईस्ट को जाना है वेस्ट को जाना है, नॉर्थ को जाना है साउथ को जाना है, राउटिंग शुरू हो गई। सारे रास्ते में राउटिंग होती रहती है, आखिर में आप उसको कहते हैं उतर जाओ, लैंड कर जाओ, अलग लेयर आ गई। लैंड करने के बाद कहते हैं सामान वापस करो, तो एक अलग लेयर आ गई। फिर आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हो, एक अलग लेयर आ गई, एक अलग फंक्शन हो गया। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। यहां भी हर लेयर का, सियाम ख्याल से सुनो मेरी बात, अपना अपना फंक्शन है। तो हर फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा भाई, वीजे बस पासपोर्ट वाला तो आपके लेट कर एक कॉपी के ऊपर मोर लगा देगा, मिसाल के तौर पे वीजे वाला उसी के ऊपर एक और मोर लगा देगा, स्टैंप लगा देगा। यहां पे क्या क्या ऐड होगा, मैंने कहा था कुछ एक्स्ट्रा बिट्स, कंट्रोल बिट्स, जिसको हम कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं, हेडर। तो इसका मतलब है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब मिसाल के तौर पे आपकी ये एप्लीकेशन लेयर है, आपकी अगर ये एप्लीकेशन लेयर है और इनको मैं फॉर टाइमिंग रब कर देता हूं, तो अगर इस लेयर ने अपना मैसेज बनाया, MSG मैसेज, वो मैसेज आपकी वॉइस भी हो सकती है। इस वक्त मेरा मैसेज क्या है, जो कि जितने भी ऑनलाइन लोग हैं, ये जितने भी ऑनलाइन लोग हैं,
इन तक मेरा जो ये चीज जब मैसेज है वो क्या है, मेरी वीडियो, मेरी ऑडियो, मेरा स्क्रीन, मेरा बैकग्राउंड, ये सारी चीजें क्या है, मैसेज। दैट मैसेज गोज टू द नेक्स्ट लेयर। इसका मतलब इस लेयर का काम सिर्फ ये है कि मैसेज जनरेट करो, बस दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी कि मैसेज तो मुझसे नहीं बनता, चलो किसी और का काम कर लेते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। मेरा काम मैसेज जनरेट करना है, मैंने कर दिया, वो मैंने अगली लेयर के हवाले कर दिया कि अगला काम तुम करो। अगली लेयर क्या करेगी, इस मैसेज को, इस मैसेज के साथ जो ऊपर से आया, जिसको हम पीडीयू भी कहते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, इसके साथ हम एक डिफरेंट कलर का, रेड कलर का कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, जिसको कहते हैं हेडर, जिसको कहते हैं हेडर। अब ये हेडर क्यों, क्योंकि इससे फंक्शंस होंगी। हर इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हेडर, लेकिन इस वक्त पढ़ा तो मिक्स कर जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ बताया कि हेडर ऐड हो गया है। फिर ये कंप्लीट नीचे आ जाएगा, ये देखिए कंप्लीट नीचे आ गया, और इसने अपना हेडर साथ, नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर साथ लगा दिया। रेड बना रहा हूं ताकि आपको नजर आए। इसी तरह एलएलसी पे आएगा, एलएलसी कुछ नहीं ऐड करेगी, एलएलसी हेडर नहीं ऐड करेगी, बस इसके पास डेटा आ गया, इसने डेटा मैसेज पीडीयू मैक के हवाले कर दी, और मैक ने इसके साथ, इसलिए मैं इसको ग्रीन बना रहा हूं ताकि आपको नजर आए, एक मखसूस हेडर ऐड कर दिया। हेडर भी ऐड कर दिया और ट्रेलर भी ऐड कर दिया, हेडर भी ऐड कर दिया और ट्रेलर भी ऐड कर दिया। और इस हेडर और हर लेयर पे जो हेडर ऐड हो रहा है, इस फिनोमिना को कहते हैं सियाम इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। हर लेयर पे इस पीडीयू का एक मखसूस नाम है, नोमान इसका एक मखसूस नाम है। पहली लेयर पे ये मैसेज है, एप्लीकेशन लेयर पे नंबर करोगे तो बस यही नंबरिंग होगी, 1 2 3 4, सॉरी ये 4 और ये 5, उल्टा नहीं कर सकते हो कि दिल चाहे नहीं जी हम ऊपर से करते हैं 1 2 3 4 5, नो। क्यों, क्योंकि लिटरेचर में जब वो कहेगा लेयर 2 तो वो अंडरस्टैंड करता है कि मैं डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा हूं। आपने ऊपर से किया होगा, आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात कर रहे होगे, तो दोनों की तो सिंक ही नहीं हुआ एक दूसरे के साथ, इसलिए नंबरिंग के साथ नहीं खेलना। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपने ये किया, हर लेयर में मैंने कहा अपना नाम है, तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसका नाम होता है सेगमेंट, कल भी बताया था। आपके नेटवर्क लेयर पे इसका नाम होगा आईपी डेटाग्राम या आईपी पैकेट। फिर जब आपके एलएलसी पे आएगा तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, वही नाम है, कोई नाम में तब्दीली नहीं। लेकिन जब यहां आपके पहुंचेगा तो हम इसको कहेंगे फ्रेम, इसलिए कहा गया इथरनेट फ्रेम। इसका मतलब कि जब ये हेडर ऐड करते हो और ट्रेलर ऐड करते हो ऊपर के पीडीयू के साथ, तो ये आईपी डेटाग्राम तब्दील होकर इसका नाम क्या हो जाता है, इथरनेट फ्रेम। है कोई मुश्किल बात अनीस? नहीं, कल सारी चीजें हमने ये पढ़ी है। अब यहां पे यही चीज वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी डेटा लिंक लेयर, और ये भी कल बताया था कि आपकी जो डेटा लिंक लेयर में दो लेयर्स बनी है, इसमें जो एलएलसी लेयर है, जो एलएलसी लेयर है, इसको हर चीज स्टैंडर्डाइज्ड है, ये सबसे बड़ी नेमत है, स्पेशली कंज्यूमर के लिए, प्रोवाइडर के लिए। क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज ना होती तो फिर एक, अगर आपने लेट करें एक चीज सिस्को की ले ली तो फिर आपको सारी चीजें सिस्को की खरीदनी पड़ती। अगर आपने एक चीज हवावे की ले ली तो आपको सारी चीजें हवावे की खरीदनी पड़ती। अगर आपने एक जूनिपर की ले लिया तो फिर आपको सब कुछ जूनिपर का लेना पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है? मैं नॉर्मली एग्जांपल ये देता होता हूं कि अगर आपने एक साइकिल का पैडल खरीद लिया
मिसाल के तौर पे किसी कंपनी सौराब से, तो इसका मतलब आपको पूरी साइकिल आप सौराब से खरीदनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड का फायदा यह है कि आप जो मर्जी इस्तेमाल करें, जिस मर्जी कंपनी से लें, सबकी चीज एक जैसी, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आपकी इस एलएलसी लेयर को किसने, IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया, और स्टैंडर्ड का नाम क्या रख दिया, 802.2, 802.2। फिर आपके इस मैक की लेयर को, क्योंकि मुख्तलिफ हार्डवेयर हो सकते हैं, मुख्तलिफ हार्डवेयर हो सकते हैं, तो इसको फिर एक स्टैंडर्ड तो नहीं इस पे होगा, तो इसको 802.3, जो आपका आज का टॉपिक है 802.3, इसको अगर कहूं तो 802.11। अगर ये होता ब्लूटूथ तो 802.15। तो हर एक का अपना अपना स्टैंडर्ड। तो यहां पे आपके जो मैक लेयर है ईथरनेट में, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय 802.3। फिर मैंने कल बताया था कि 802.3 में भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये फास्ट ईथरनेट है, अगर ये फास्ट ईथरनेट है तो 802.3U 100 मेगाबिट पर सेकेंड, याद होगा आपको कल बताया था। अगर ये .3Z है तो ये ऑप्टिकल फाइबर पे है, ये 1 गीग है। तो आपकी इस लैब के अंदर ये दोनों स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंटेड है। यहां से जो आपका एक्सेस रूटर लगा हुआ है, वहां से स्विच तक .U है, .3U है, और इस स्विच से अगले स्विच तक .Z है। कुछ याद आ रहा है कल की बातें? तो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड, लेकिन हम जेनेरिकली एक अभी बात करना चाहते हैं 802.3 की। तो इसी तरह जी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड, 10 मेगाबिट सेकंड का अपना स्टैंडर्ड है, 100 मेगाबिट सेकंड का अपना है, 1 गीग का अपना है, कोएक्सियल का अपना है, फाइबर का अपना है, ट्विस्टेड पेयर का अपना है। तो हर एक का स्टैंडर्ड अलग है। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। तो हमने कल ये भी पढ़ा कि यही बात यहां पे एक्सप्लेन की गई है कि आपका जो डेटा लिंक लेयर है एलएलसी है वो 802.2 से आया, और आपका जो ईथरनेट मैक है वो 802.3 से आया। फिर हमने कल ये भी पढ़ा कि आपके जी, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं जी, तो आपको ये ज्यादा बेहतर नजर आ जाएगा। ये देखिए आपके यहां पे एक ही एलएलसी है, लेकिन नीचे मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर हैं। ये 802.2, अब तो इसको 3 होना चाहिए, 802.2 तो ये है, तो ये 3, ये 11, ये 15। तो ये तीनों की तीनों अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 3 भी मौजूद है, 11 भी मौजूद है, और 15 भी मौजूद है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, लेकिन 3 कोई नंबर नहीं है, मैनी मोर। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी मैक्सअप लेयर में मुख्तलिफ हार्डवेयर हो सकते हैं, लेकिन हमारा कोर्स, हमारा सब्जेक्ट इस वक्त सिर्फ यहां पे है .3, नॉट 2, दिस इज नॉट 2, 802.3। कुछ बात समझ आ रही? ओके। फिर हमने कहा ओके, तो इस आपके मैक लेयर के 2 मेजर काम हैं, इस मैक सब लेयर के 2 मेजर काम हैं। क्या है जी पहला काम? जी हेडर लगाना। क्या काम है? अभी बताया कि 14 बाइट्स का हेडर लगेगा, 4 बाइट्स का ट्रेलर लगेगा। कौन लगाएगा? मैक सब लेयर। तो आसान सी एग्जाम जवाब था कि जी इसका काम हेडर लगाना और ट्रेलर लगाना है। और दूसरा काम आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मीडियम को एक्सेस करना। मीडियम को एक्सेस करना लाजमी तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे
अगर मैं एग्जांपल ले लूं वाईफाई की, जो कि इसमें मेरे हाथ में है, तो इसने वाईफाई के रूटर से बात करनी है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या है? एयर। कौन सा मीडियम है? एयर। तो बहुत से लोग उसके साथ बात करना चाह रहे हैं, उस एक्सेस रूटर के साथ, तो ये सारे लोग बात करना चाह रहे हैं, तो हर कोई कोशिश करेगा मीडियम को एक्सेस करने का, हर एक को कोशिश करेगा मीडियम को एक्सेस करने का। इस एक्सेस मेथड का काम भी इसी डिवाइस का काम है, इसी कार्ड का काम है। तो इसका मतलब क्या काम हो गए? दो काम हो गए, मीडियम को एक्सेस करना, और ये भी बताया कि मीडियम को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। मीडियम को एक्सेस करने के श्याम दो तरीके होते हैं। श्याम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछती, इलेक्ट्रिकल के में शायद मना किया गया है कि क्वेश्चन नहीं पूछना। इज इट? मना नहीं करते? तो फिर आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते? समझ आती है, चलिए अच्छी बात है जी। मतलब मेरा ख्याल था कि शायद सर ये कितने के लिए दो टाइप बता दो जरा। आ, आपकी बात नहीं मेरे तक पहुंच सकी। क्या कहा आपने? सर ये एक्सेस मीटर मेरे पास दो है, तो वो जरा बता दो एक दफा। थोड़ा सा अगर आप टाइप भी कर दें, आपकी आवाज मुझ तक बहुत ज्यादा नॉइजी है, और मुझे भी समझ नहीं आया कि क्वेश्चन किसका है। तो यहाँ पे है मुबीन अनवर साहब। सर एक्सेस मेथड बता दें। ठीक है, वही बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन मुबीन का ये है कि अगर इस डिवाइस ने मिसाल के तौर पे मीडियम को हासिल करना है, मीडियम पे अपना डेटा जानना है, इसका मतलब उस मीडियम को एक्सेस करना है, तो दो तरीके, एक कंट्रोल्ड और दूसरा कंटेंशन बेस्ड। कंट्रोल्ड का मतलब यह है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी टोकन रिंग की, कि जिसके पास टोकन वो बोलेगा तो कंट्रोल हो गया। मिसाल के तौर पे मलिया के पास टोकन है, तो इसका मतलब माइक है, टोकन की बजाय माइक कह लें। तो अगर मलिया के पास टोकन माइक है तो कौन बोल सकता है? मलिया। अगर उसने सना को दे दिया तो कौन मलिया बोल सकती है? नहीं। तो कंट्रोल्ड है कि भाई अगले को देना है और इतने टाइम में देना है। अगर तुम्हारे पास डेटा है तो इतने टाइम रखो, अदरवाइज आगे भेजो। इसी तरह आप आगे किसको दे देंगे? हम एजाज को दे देंगे। तो इसका मतलब यह है कि वन, दिस इज कंट्रोल। और कंटेंशन में क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो अगर जब भी आप चौक में पहुंचते हो तो आप उस रोड के लिए कंटेंट कर रहे होते हो, लड़ रहे होते हो, आप रोड के लिए लड़ रहे होते हो। उधर से आने वाला कहता है मैं आऊं, आप कहते हैं मैं आऊं, तो जो ही आप देखते हैं कि खाली है तो आप ले लेते हो, खाली नहीं है तो वेट कर जाते हो। इसको कहते हैं कंटेंशन बेस्ड। ठीक है। तो जो हम ईथरनेट पढ़ रहे हैं, ईथरनेट में या तो कंटेंट, जो क्लासिकल पुराना ईथरनेट था वहां कंटेंशन बेस्ड था। क्या था? कंटेंशन बेस्ड। एक तार दे देना। कंटेंशन बेस्ड, कंटेंशन बेस्ड का मतलब हब थी, ये डिवाइस हब को बेचता था। अब हब में तो सब कनेक्टेड है, तो लाजमी तौर पर जो खाली जब होगा तो आप लेंगे। इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है CSMACD। CSMACD। CS stand for carrier sense, MA stand for multiple access, and CD stand for collision detection। तो आप सबसे पहले कैरियर, क्योंकि ये मीडियम अब मिसाल के तौर पे मल्टीपल ने इस्तेमाल करना है, एक का नहीं है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल एक्सेस मीडियम। मल्टीपल एक्सेस मीडियम। इसके मुकाबले में CS का मतलब है कि डेटा डालने से पहले कैरियर को, यानी सिग्नल को सेंस करो, खाली है तो ले लो, नहीं है तो वेट करो। अंडरस्टैंडेबल है। जैसे अगर आप में से जिन लोगों को गाड़ी ड्राइव करना आती है, रोड पे ऐसी ही गाड़ी चलाई जाती है कि जब आप उस रोड को अगर खाली होता है तो कैप्चर कर लेते हो, इस्तेमाल कर लेते हो, और जब उसको आपका काम खत्म हो जाता है तो रिलीज कर देते हो। कुछ याद आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और
अगर आप डेटा भेज रहे हो और उस दौरान आपको पता चल जाए कि मेरा डेटा तो कोलाइड हो गया है, तो आप उस कोलिजन को डिटेक्ट करते हो। और जो ही आपको पता चलता है कि गाड़ी की आवाज डज आ गई है, तो क्या करते हो? रुक जाते हो। ये नहीं करते हो कि एक्सीलेटर और दो, रुक जाते हो। तो दिस इज कॉल्ड कोलिजन डिटेक्शन। तो यहां भी कोलिजन को डिटेक्ट करते हो। अगर हो गई तो रुक गए, नहीं है तो चलते रहे। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज यूज्ड इन द क्लासिकल ईथरनेट। पुराना लिगेसी ईथरनेट जो कि या तो हब बेस्ड था या वो बस बेस्ड था, बस टोपोलॉजी। लेकिन आजकल के ईथरनेट हर एक की अपनी अपनी तार। जैसे आजकल के घरों में हर एक का अपना अपना कमरा, इसका मतलब वो शेयर्ड नहीं है। तो जब शेयर्ड नहीं है तो फिर आपको इसके कंटेंट करने की जरूरत नहीं है। बस ये तार आपके स्विच में लग गई तो बस आप स्विच को भेजते जाओ, किसी और की इस तार के साथ तल्लक ही नहीं है, किसी और का इस तार के साथ तल्लक ही नहीं है। तो अंडरस्टैंडेबल है कि इस केस में आपको कंटेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई कंट्रोल मेथड भी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना मीडियम, अपना अपना कमरा, अपना अपना घर, जो मर्जी नाम दे दो। बात समझ आ रही? तो मैंने कहा कि एक काम आपकी मैक सब लेयर का क्या है कि हेडर ऐड करें, और हेडर के ऐड करने के फिनोमिना को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं सना? इनकैप्सुलेशन। इसलिए देखें यहां पे लिखा हुआ है कि जी मैक सब लेयर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो डेटा की इनकैप्सुलेशन करे। डेटा की इनकैप्सुलेशन करे। अनीस कहता है दूसरा क्या काम है? तो अनीस को पता है कि जी दूसरा काम है मीडियम को एक्सेस करना। और वो भी बता दिया कि अगर क्लासिकल इथरनेट है तो ये मेथड है, और अगर क्लासिकल नहीं है, आजकल का स्विच इथरनेट है, स्टेट ऑफ द आर्ट इथरनेट है, तो फिर हर एक का अपना अपना है, हर एक का अपना कोलिजन डोमेन है, हर एक का अपना कोलिजन डोमेन है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये यहां पे कह रहा है कि अभी पहली वाले टॉपिक पे आ रहा है विच इज दी डेटा इनकैप्सुलेशन। तो क्या कहता है 802.3 इनकैप्सुलेशन में क्या करता है? फ्रेम बनाता है। फ्रेम में क्या चीज डाली जाती है? जैसे कि आपको पता है कि टोटल ईथरनेट का फ्रेम 18 बाइट्स का है। कितने बाइट्स का है? 18 बाइट्स। तो जब नेटवर्क लेयर से, ये नेटवर्क लेयर से ऊपर की लेयर से डेटा आया, जिसे मैंने आपको यहां पे दिखा सकता हूं, ये आपकी नेटवर्क लेयर है। इस नेटवर्क लेयर ने मैक लेयर को डेटा दिया। इस नेटवर्क, अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखिए नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर ने डेटा किसको दिया? मैक सब लेयर को। तो मैक सब लेयर इसके साथ 14 बाइट्स हेडर और 4 बाइट्स का ट्रेलर ऐड करेगी। क्लियर है मेरी बात? कोई है जिसको समझ नहीं आ रही हो? मेकिंग सेंस और नॉट? ओके, गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये डेटा ऊपर से आया तो मैंने कहा कि 14 बाइट, 14 बाइट का मतलब इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। ये 14 बाइट हो गए, 6 + 6 + 2। हिसाब कितने हो गए? 14। तो मैंने यही कहा है कि हेडर 14 बाइट्स का, जिसमें सबसे पहले 6 बाइट्स में आप डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लिखते हो। तो एक एड्रेस इस डिवाइस पे, याद रखें कि नेटवर्क में 3 किस्म के एड्रेसेस होते हैं, एक लेयर 2 पे, एक लेयर 3 पे, एक लेयर 4 पे। एक लेयर 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। इस वक्त मैं जिस एड्रेस में इंटरेस्टेड हूं वो लेयर 2 का एड्रेस है, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। वेरी नाइस। लेयर 3 में जब पढ़ेंगे तो आईपी एड्रेस की बात करेंगे।
लेयर 4 पे जब पढ़ेंगे तो पोर्ट एड्रेस की बात करेंगे। तो हर एड्रेस का अपना मकसद है, लेकिन लैन के अंदर याद करो, लैन के अंदर ये एड्रेस काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क, चाहे वो वाईफाई का है चाहे वो इथरनेट का है, यहां पे आपका मैक एड्रेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, लैन के अंदर आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप सबसे पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस 6 बाइट्स आपने लिख दिए, और मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी कि इसको मैक एड्रेस भी कहते हैं, इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, इसको। थैंक यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सबसे पहले डेस्टिनेशन का मैक, और ये अभी आपको अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा कि ये एड्रेस 48 बिट्स या 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, हेक्स, या 6 बाइट्स का होता है। एक ही बात है, तीनों बातें एक ही। ठीक है, ओके। फिर सोर्स का मैक, और फिर टाइप। तो ये 3 चीजें हेडर में ऐड की जाती हैं। फिर इसके बाद आपका डेटा जो ऊपर से आया, इसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, जैसे ऊपर से आया बस वो आपने यहाँ पुट कर दिया डेटा। हाँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है जो कल भी मैंने एक्सप्लेन की थी, FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। और हुमायूं कह रहा है कि ये इस्तेमाल होता है एरर डिटेक्शन के लिए। किस लिए इस्तेमाल होता है? एरर डिटेक्शन। यानी मिसाल के तौर पे, अगर ये मेरा डिवाइस है, PC1 है, और ये राउटर की पोर्ट, राउटर या स्विच की किसी पोर्ट पे लगा हुआ है, तो जब ये डेटा यहां से यहां भेजेगा तो ये इसको चेक करेगा कि क्या वाकई ये वही डेटा है जो PC1 ने भेजा है, या रास्ते में कहीं करप्ट हो गया है, एरर आ गया है। अगर एरर आ गया तो कौन मालूम करेगा? FCS मालूम करेगा, यानी इस केस में CRC मालूम करेगा, जिसको कहते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। कुछ बात समझ आ रही? नहीं आ रही तो पूछें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर ये रिपीट कर दें। जरवा, जरवा, हम बात ये कर रहे थे कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं वापस इस स्लाइड पे जाता हूं, तो मैंने कहा कि आपकी नेटवर्क लेयर पे जो चीज ऊपर से आएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे आएगी। नेटवर्क लेयर उसको मैक लेयर के हवाले, थ्रू LLC मैक लेयर के हवाले कर देगा। मैक लेयर उसके साथ अपना हेडर, यानी कि जो यहाँ पे आया, ये तो ये हो गया आपका डेटा जो कि नेटवर्क लेयर से आया, जिसको आप मैसेज भी कह सकते हैं, PDU भी कह सकते हैं। इस PDU के साथ आपने यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे हट अपना हेडर ऐड किया, और आपने यहाँ पे ट्रेलर ऐड किया। इस हेडर में हमने 3 फील्ड्स, जिसका टोटल लेंथ 14 बाइट्स है, जिसमें 6 बाइट्स का डेस्टिनेशन का एड्रेस, 6 बाइट्स का सोर्स का एड्रेस, भेजने वाला का एड्रेस, और 2 बाइट्स में टाइप। तो ये हो गया हेडर पूरा। और 4 बाइट्स में, यानी 32 बिट्स में, आपने एक एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं CRC। अगर जरवा कल की क्लास में थी तो अच्छी बात, नहीं थी तो आज मेरे ख्याल से वो लेक्चर अपलोड हो गया या होना है? होना है। तो आज वो लेक्चर अपलोड हो तो जरूर देखना, मैंने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो ये CRC, इस फील्ड का नाम रख दिया गया हुआ है जिसमें CRC की रिडंडेंट बिट जो जनरेट होती हैं, रिडंडेंट यानी एक्स्ट्रा, रिडंडेंट का मतलब है एक्स्ट्रा बिट जो जनरेट होती हैं, इसको कहते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस। यानी ये इसलिए इस्तेमाल होती हैं मालूम करने के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर ये आपका PC1 है और ये मिसाल के तौर पे किसी एक खास पोर्ट ऑफ द स्विच पे कनेक्टेड है,
किसी एक खास पोर्ट ऑफ द स्विच पे कनेक्टेड है, तो जब ये डेटा अपना इसको देगा तो यहाँ पे ये एफसीएस को चेक किया जाएगा। अगर ये बताएगा कि डेटा यहाँ पे आते हुए कहीं रास्ते में करप्ट तो नहीं हो गया, उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया, इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है, एरर डिटेक्शन। क्या ये क्वेश्चन था जरवा का या कुछ और था? यस सर, यही था। गुड, आगे बढ़ते हैं। और सर आपने ये बोला टाइप के बारे में, ये टाइप क्या है? ओके, टाइप पहले दो क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन टाइप का आ गया, दूसरा है कि इसका ऑर्डर ऐसा क्यों है। तो दोनों के जवाब दे देते हैं। ऑर्डर का मतलब पहले डेस्टिनेशन क्यों, बाद में सोर्स क्यों। जैसे मिसाल के तौर पे ये भी तो हो सकता था कि हम ये बोर्ड उस दरवाजे के पास लगा देते और टीचर वहां खड़े होकर पढ़ाता। लेकिन आप समझते हैं कि ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि टीचर वहां खड़े होकर पढ़ाने लगता है तो स्टूडेंट आना जाना करते, तो या तो टीचर दरवाजा बंद कर देता और दो स्टूडेंट कहता बस इसमें क्लास लेंगे। तो इसका मतलब ऑर्डर का होना का मकसद होता है। इसीलिए कभी आपने नहीं देखा कि आपने अपने घर में कारपोर्ट जो है वो घर के आखिर में बनाई हो, ऑलवेज इट इज ऑन द फ्रंट। तो हर चीज का एक मकसद होता है। तो वो क्वेश्चन मुझ पे सवेरा का है, लेकिन उससे पहला क्वेश्चन जो है वो जरवा का है कि टाइप का क्या मतलब है। टाइप का मतलब ये है जरवा कि ये बताना, क्योंकि इससे ऊपर जो नेटवर्क लेयर है ये जो आपको नजर आ रही है, यहाँ तो आईपी वर्जन 4 भी हो सकता है, यहाँ तो वर्जन 6 भी हो सकता है, कल कोई और प्रोटोकॉल भी यहाँ हो सकता है। तो कल अगर ये ऊपर देगा तो किसको दे, हो सकता है वो 6 को और 4 को दे दे, तो उसके लिए क्या होगा, गार्बेज। अगर ये 6 के लिए बना हुआ है और आप 4 के हवाले कर दें तो गार्बेज। इसलिए मतलब जरूरी है कि 4 का 4 को मिले, 6 का 6 को मिले, वो इस टाइप में लिखा होगा। क्या मेरी बात समझ आई जरवा को? यस सर। गुड। मुबीन, कल आप क्लास में थे, हमने इस एफसीएस के ऊपर अच्छी खासी डिबेट की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी, और अगर आप इसको सुन लें फिर भी ना समझ आए तो कल मुझसे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लली मैं 15 मिनट और ले लूंगा। तो बाकी लोग कहेंगे जी ये तो कल एक्सप्लेन हुआ हुआ है। तो जस्ट आपको इतना कम से कम क्लियर हो गया कि एफसीएस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, एरर की डिटेक्शन के। और कैसे, मैंने इसको सीआरसी को एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने एक आसान तरीका लिया था जिसको कहते हैं पैरिटी चेक। और उसमें मुझे आप ही लोगों ने कहा था कि जी इवन पैरिटी चेक इस्तेमाल करो, तो मैंने इवन पैरिटी चेक करके आपको सामने लेकर आया था कि देखो मैं एरर मालूम कर सकता हूं। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी सवाल की तरफ जो कि सवेरा का है। आखिर यही ऑर्डर क्यों, सोर्स ने अपना एड्रेस पहले क्यों नहीं लगाया? ये भी हो सकता था कि सोर्स अपना एड्रेस लगा देता, बाद में डेस्टिनेशन। नॉर्मली हम यही करते हैं ना, अगर मैं अनीस को कहूं कि सीआर साहब अपने क्लास के सारे लोगों के नाम दो, सबसे पहले वो कहेगा अनीस अहमद, फिर नंबर 2 पे कोई और होगा। लेकिन यहाँ पे जो लगा रहा है वो पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस लगा रहा है और बाद में अपना लगा रहा है। रीजन ये है, सुन लें जी। इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि मैं यहां लिख सकूं, और इसको थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूं ताकि साइड में जगह बचे। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सवाल के जवाब के उसमें कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, दोनों एक स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, सोर्स भी डेस्टिनेशन भी, क्योंकि लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अब नोमान, व्हाट्स योर नेम? नोमान ही ना? तो नोमान, अब अगर इसने पहले सोर्स का लिखता, अपना लिखता यानी, और डेस्टिनेशन का बाद में लिखता, तो जब आखिर लाजमी तौर पे पैकेट तो पहुंचना यहाँ है, ये फ्रेम तो पहुंचना डेस्टिनेशन पे है, और लाजमी तौर पे एज्यूम कर लो कि ये मल्टीपल डिवाइसेस को चला गया। चले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट हो गया, फ्लड हो गया, एज्यूम कर लेंगे। अब होगा क्या, अगर ये पहले सोर्स का एड्रेस होता
और बाद में डेस्टिनेशन का होता, तो इन डिवाइसेस को पहले 6 बाइट्स मुफ्त में रीड करने पड़ते, क्योंकि देखना तो ये क्या मेरे लिए है या, तो मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है 6 बाइट्स के बाद, अगर तो इसका मतलब कि मैं स्लो होता, मैं अपनी एनर्जी मुफ्त में जाया करता, 6 बाइट पढ़ने के बाद पता चलता ये तो मेरे लिए नहीं है। तो व्हाट इज इट, ए गुड प्लान, इज इट गुड प्लानिंग, इट इज ए गुड डिजाइन? आप लोगों ने कहा नहीं। लेकिन अगर पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस हो तो उस 6 बाइट से पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए है या, अगर है तो फिर सोर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरे लिए नहीं है थ्रो इट। तो क्या ये अच्छा डिसीजन नहीं है? इसलिए पहले डेस्टिनेशन बाद में सोर्स। क्लियर हो गया जी? यही क्वेश्चन था आपका, तो आई आंसर्ड जी। तो एक काम तो हो गया इस डेटा लिंक लेयर की, मैक लेयर का, कि ऐड करे, क्या ऐड करे, हेडर, ट्रेलर। हेडर से पता चलेगा सोर्स कौन, डेस्टिनेशन कौन। ट्रेलर से पता चलेगा कि एरर फ्री है या एरर्ड है। तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई। दूसरा काम मैंने जैसे आपको बताया कि मीडियम को एक्सेस करना। सर ये ट्रेलर और एफसीएस दोनों एरर डिटेक्ट करते हैं? ट्रेलर जो आखिर में लगता है उसको कहते हैं ट्रेलर, और उस ट्रेलर का नाम मतलब जो पहले लगता है, देखे ना, अगर एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ फुट है। अब इसी तरह, और फुट में आपका बूट होता है, तो या सैंडल होता है, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पे जरा मेरा तो सवाल ये है कि जो शुरू में लग जाता है उसको हेडर कहते हैं, जो बाद में लग गया वो ट्रेलर। अब बाद में क्या लगा है? एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। अब फ्रेम सीक्वेंस कहां से आया? इस केस में सीआरसी एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके आया जी। यस सर। गुड। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सेस करने के, मीडियम को एक्सेस करने के 2 तरीके, या तो कंटेंशन में जाएं और या कंट्रोल्ड कोई मेथड हो। या कंटेंशन में जाओ या कंट्रोल में जाओ। अगर आपका लेगेसी इथरनेट है तो फिर आप कंटेंशन में जाएंगे। लेगेसी से मुराद हब बेस्ड है, पुराना तरीका है, या बस टपोलॉजी बेस्ड है, बस टपोलॉजी। क्लियर? इस केस में तो कंटेंशन होगी। और आप कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे? CSMA CD। लेकिन आजकल के दौर का जो स्विच इथरनेट है, इसमें आपका कंटेंशन की जरूरत नहीं। हर एक का अपना अपना घर बना दिया गया है, हर एक का अपना अपना रूम बना दिया गया है, हर एक का अपना अपना किचन बना दिया गया है, जो मर्जी नाम दे दो। हर एक की अपनी अपनी, यूनिवर्सिटी में वीसी के लिए अलग कार की जगह है, उसको किसी के साथ कंटेंट करने की जरूरत नहीं है कि 8 बजे आओगे तो कार की जगह मिलेगी, 8:15 आए तो अनीस अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा, अनीस वहां नहीं खड़ी कर सकता। ऐसा ही है ना? तो इसमें मतलब कंटेंशन की जरूरत नहीं। ये भी क्लियर होगी मेरी बात? ओके। अब ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पहले 6 बाइट्स डेस्टिनेशन का एड्रेस, अगले 6 बाइट्स सोर्स का एड्रेस, अगले 2 बाइट्स टाइप, फिर उसके बाद आपका ऊपर जो डेटा आया है और उसका लेंथ 46 बाइट से लेके 1500 बाइट तक हो सकता है, जो ऊपर से डेटा। और ये कौन बताएगा अपर लेयर को? LLC। ये है काम LLC का, उसको बताएगा कि कम से कम 46, ज्यादा से ज्यादा 1500। 1510 नहीं एक्सेप्टेबल, 1501 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन बताएगा? LLC। ये काम LLC का। और उसके बाद आपका प्यारा प्यारा FCS एरर डिटेक्शन के लिए। क्लियर होगी मेरी बात? अब आप कहेंगे कि आपको एक 8 बाइट का प्रीएम्बल भी नजर आ रहा है। ये इस्तेमाल होता है आपकी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। लाजमी तौर पे, जैसे कि मिसाल इसकी मैं ये देता होता हूं कि अगर कोई माशाल्लाह अब हमारे मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि बहुत से वजीर आ जाएंगे, हर एक असेंबली में 100 वजीर आ जाएंगे,
तो अब 100 वजीरों की गाड़ियां जाएंगी, तो पहले से अगले उसको बता दिया जाता है पुलिस वाले को कि रेडी हो, जो पीछे से मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। अभी तक उसको कोई पूछता नहीं था, अब उसके लिए पहले से सब कुछ तैयार। तो यहाँ भी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि हम कुछ ऐसी बिट्स भेजते हैं 101010 मिसाल के तौर पे, जिससे अगले नोड को पता चल जाता है कि अब फ्रेम आने वाला है, तैयार हो जाओ, सोना नहीं है, रेडी हो जाओ। लेकिन ये कम से कम हेडर का पार्ट नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है उसको कि ए पैकेट इज, ए फ्रेम इज कमिंग टू यू, देयर इज समथिंग इन द चैट। जी, इन दोनों का काम एसएफडी हो या प्रिएम्बल, प्रिएम्बल 1 बाइट का होता है और 7 बाइट का एसएफडी होता है। दोनों का काम उसको बताना कि रेडी हो जाओ। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद शायद कल की क्लास में या अगले वीक में आपको एक और टूल के साथ आपका दोस्ती बनाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है वायरशार्क। जिसका नाम है वायरशार्क। इसका पुराना नाम था इथीरियल, लेकिन आज इसको कोई भी इथीरियल के नाम से नहीं पहचानता जानता, इसका नाम आज बस वायरशार्क। लेकिन इतना बता दूं कि वायरशार्क करता क्या है, इतना बता दूं कि वायरशार्क करता क्या है, और थोड़ी सी शक्ल भी दिखा दूं कि वायरशार्क है यहां पे। ये है वायरशार्क, देखो लिखा नजर आ रहा है, वेलकम टू वायरशार्क। तो या तो कल की क्लास में या उसके अगली क्लास में आपके साथ इसकी बात करूंगा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये करता क्या है? वायरशार्क इज नंबर 1 पैकेट स्निफर। पैकेट स्निफर, दिस इज, स्निफर का मतलब होता है कि ये ट्रैफिक को, चाहे इसकी है या नहीं, ये उसको कैप्चर कर देगा। नॉर्मल मोड में तो ये होता है कि जो ट्रैफिक आपकी है सिर्फ आप वही लेंगे, लेकिन अगर हमने वायरशार्क इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जिसकी भी ट्रैफिक है पकड़ लो। इसलिए हम इसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी के पास या पुलिस के पास भी स्निफर डॉग्स होते हैं, जो सूंघ के बता देते हैं कि यहाँ पे वो बंदा गुजरा है या नहीं गुजरा, मिसाल के तौर पे। तो ये भी ट्रैफिक को स्निफ कर लेता है, सूंघ लेता है। इन अदर वर्ड, जिसकी है उसको तो जाएगी, उसको तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप रास्ते में उसको स्निफ कर लेंगे। वो डिवाइस जिसके ऊपर ये इंस्टॉल होगा वो उसको स्निफ कर लेगा। ठीक है? इस वक्त जो मेरे 8th सेमेस्टर के, अब तो 8 में चले गए, 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, दे आर यूजिंग दिस टूल पैकेट स्निफर वायरशार्क फॉर देयर सम वर्क इन देयर एफआईपी। इसके अलावा ये प्रोटोकॉल एनालाइजर भी है। प्रोटोकॉल एनालाइजर, पैकेट स्निफर, स्निफ का अंदर सूंघ लेना, तो ये पैकेट स्निफर है, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है। प्रोटोकॉल एनालाइजर का मतलब है कि जो भी प्रोटोकॉल है उसकी डिटेल्स अगर हम जानना चाहें तो हम देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे अभी ईथरनेट का प्रोटोकॉल था ना, यहाँ पे ईथरनेट प्रोटोकॉल था, हमें क्या पता कि वो है कि नहीं है, हम इसके जरिए तो इसके अंदर सारी वो चीजें देख लेंगे। मिसाल तो भी आपने हेडर देखे, कौन हमें तो थ्योरी में पढ़ा दिए गए, देखेंगे कब? वायरशार्क के जरिए देखेंगे कब? मोहम्मद सलेमान, आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है तो करें। सर ये स्निपर क्यों कैप्चर करता है डेटा को, क्यों करता फ्रेम है? को? क्यों करता जी है? सर। जी सर। ओके सलेमान, क्वेश्चन सलेमान का ये है कि क्यों करता है। जवाब ये है कि बाज केसेस में भी नॉर्मल हालात में नहीं है हमें जरूरत। मिसाल किसके आसान एग्जांपल ले लेते हैं,
आपने देखा होगा कि आपकी जो एजेंसीज हैं वो आपकी वॉइस ट्रैफिक को या कोई भी ट्रैफिक पकड़ लेते हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो ट्रैफिक को स्निफ कर रहे होते हैं, तो ट्रैफिक को आपकी सूंघ रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, क्यों कर रहे होते हैं? उनकी ड्यूटी है ये कि जी सबकी ट्रैफिक को पकड़ो, और अगर आप उसके आपके काम की कोई चीज है तो उसको इस्तेमाल करो। तो यहां पर भी हम पैकेट स्निफिंग में यही करते हैं कि हम पूरी ट्रैफिक जो है उसको हम नेटवर्क से, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो मेरे इस वक्त स्टूडेंट है FIP में, उनका, मैं नहीं कह रहा कि उनका सिर्फ यही काम है, लेकिन उस काम, पूरे काम में एक काम ये है कि आप इस पूरे ब्लॉक में जितने भी कंप्यूटर उस वक्त हो, जब जो ट्रैफिक, मिसाल के तौर पर उन्होंने यूट्यूब से बात की, उन्होंने फेसबुक से बात की, उन्होंने व्हाट्सएप से बात की, उन्होंने किसी से भी बात की, उन्होंने नेटकैट से बात की, उन्होंने जूम पे बात की, वो सारी ट्रैफिक तुम पकड़ लो, बाकी सब उनके तरफ जाएगी। मिसाल तो आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा व्हाट्सएप पे जा रहा है, सब कुछ गुड, लेकिन रास्ते में उन्होंने उस ट्रैफिक को स्निफ कर लिया। तो वो हमारी मे बी रिसर्च का पार्ट है, मे बी हमारी जॉब का पार्ट है। जैसे इंटेलिजेंस वाले करते हैं तो उनकी जॉब का पार्ट है। रिसर्च, आप रिसर्चर हैं या आपने कोई नया प्रोटोकॉल लिखा है, आपका ख्याल है कि वो इस तरह बिहेव करेगा, चेक करो इसमें कि वाकई उस तरह बिहेव करता भी है कि नहीं करता, कुछ और ही कर रहा है। तो जो आप न्यू टास्क लेकर आते हैं उसको एनालाइज करने के लिए भी, इसलिए मैंने कहा प्रोटोकॉल एनालाइजर, जैसे मैंने आपको वन ऑफ द एग्जांपल दी ऑफ योर ईथरनेट। जी, एनी क्वेश्चन? जी सुलेमान, आपको सवाल का जवाब मिल गया? क्लियर, गुड। इज देयर एनीवन? आयशा, फातिमा, हरीम, सुलेमान, सुबहान, तहरीम, जरवा, कोई क्वेश्चन? सॉरी, उसको आपने नहीं भेजा। हरीम किधर है वो? जरवा थी, सर मैंने फातिमा थी। भेजा है, उसने ज्वाइन अच्छा, नहीं किया। बस वो फिर उसकी मर्जी, क्योंकि वो कह के मुझे गई थी कि मुझे लिंक भिजवाना। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है काम इस टूल का। तो हम एग्जामिन करेंगे ईथरनेट के हेडर को। अभी तो हमने पढ़ा ना, कागजी कार्रवाई थी। हम जब ये इंस्टॉल कर लेंगे, इसको सीख लेंगे थोड़ा सा, तो फिर हम इसकी मदद से देखेंगे कि वाकई यही, इस तरह ही डेस्टिनेशन का एड्रेस लगा होता है, इसी तरह सोर्स का एड्रेस लगा होता है, इस तरह टाइप होता है, इस तरह डेटा होता है, इस तरह FCS होता है, या कुछ और होता है। तो जब मैंने यही कहा कि नॉर्मल हमारी क्लासेस में हम सुनते हैं, सुन के गुजर जाता है, जान छूट जाती है। यहां पे जब आप देखते हो तो फिर नहीं भूलता, फिर समझ आती है। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो यही कह रहा है कि यूज दी वायरशार्क टू कैप्चर एंड एनालाइज ईथरनेट फ्रेम्स। हम कोई भी ईथरनेट, हम एक एग्जांपल है क्योंकि इस वक्त हम ईथरनेट पे हैं, हम IP के पैकेट को भी एनालाइज कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट लेयर के पैकेट को भी कर सकते हैं, हम डेटा को भी कर सकते हैं, तो किसी को भी। लेकिन इस वक्त हमारा बाउंड्रीज इस चैप्टर में कि हम ईथरनेट के फ्रेम को, हम वाईफाई के फ्रेम को भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारा रिस्ट्रिक्शन, हमारी स्कोप ईथरनेट है। क्लियर हो गया? नहीं है तो बात करें, तो इस पे हम बाद में आते हैं। लेकिन एक काम चले आपके हवाले कर देते हैं कि आप मिनिमम ये करें कि आप जाएं www, यस जा सकते हैं, www.wireshark, सॉरी, www.wireshark.org, डाउनलोड वायरशार्क। तो किसके लिए हम कर, आपकी मर्जी, लेकिन ज्यादातर आप में से लोग जो हैं वो विंडोज पे ही काम करते हैं, तो इट इज विंडोज एक्स, और ये भी आपकी मर्जी की, यू हैव ए 32 बिट और ए 64 बिट, बट मोस्ट ऑफ यू अगेन हैव ए
64-bit systems. तो you will go here, click it here. तो मैं इससे पहले इसको मैं बंद करता हूं, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूं और ये लिंक मैं आपके साथ आपके यहाँ पे बैच ITN के अंदर डाल देता हूं ताकि आपने ये डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से आप क्या होगा कि आप इसको क्लिक किया तो देखिए कितना मुश्किल काम है। ये देखिए जी आपके पास आ गया वायरशार्क 4.2.3-x64। जहां भी आप करते हैं डाउनलोड वो आपका मसला है कि जहां भी आप अपने सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं तो वहां पे इसको स्टोर करके कल तक ये आपने करना है। मुश्किल काम तो नहीं दिया। आगे चलते हैं जी। तो मैं इसलिए डाउनलोड नहीं कर रहा कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं आपके साथ कल इसको इंस्टॉल करेंगे। कम से कम मिनिमम ये काम करेंगे कि इंस्टॉल कर लें। ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैक एड्रेस, जिसका मैंने बताया कि दूसरा नाम फिजिकल एड्रेस भी हो सकता है, तीसरा नाम बर्ट इन एड्रेस भी है। और अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि जनाब अगर मैं यहां लिख दूं ipconfig/all और इंटर कर दूं तो आप देख रहे हैं हर एक इंटरफेस, देखिए ये मेरी ब्लूटूथ की इंटरफेस है ना, इसका ये मैक एड्रेस है। इसी तरह अगर मैं ये कौन सी मेरी इंटरफेस है वाईफाई, इसका ये मैक एड्रेस है। और थोड़ा सा अगर गौर करो तो आपको लगेगा सना कि ये दोनों एक ही है, एक ही एड्रेस है। थोड़ा ये अपने पास लिख लें तो एक बंदा अपने पास ये लिख ले 30-24-32-92-C0-39 लिख लिया। लिख लें तो मुझे कह दीजिएगा लिख लिया है। लिख लिया? अब अगर लिख लिया है तो सना आप कंफर्म करो क्या ये एड्रेस और वो पहला एड्रेस सेम है? डिफरेंट है, बस डिफरेंट है, या तो सेम है या डिफरेंट है, दो बातें हैं। तो आपने कहा डिफरेंट है, मान लिया आपकी बात। चले एक और देख लेते हैं। ये मेरे ईथरनेट का एक और एड्रेस है और वो ये है। क्या ये वही है जो कि पहले से आपके पहले दो लोगों के साथ इसका कोई रिश्ता है? नहीं है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, ये भी ईथरनेट का एड्रेस है, इसका पहले वाले से कोई पहले तीनों के साथ कोई रिश्ता है? नहीं है, डिफरेंट है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, एक और हमारे पास VM का नेटवर्क एडेप्टर है जिसका ये मैक एड्रेस है। इसका मतलब है कि किसी का मैक एड्रेस दूसरे के सेम नहीं है। इसका मतलब है कि हर एक कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो यूनिक है, यानी कि इस कार्ड पे और इस कार्ड पे जो एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकता, वो यूनिक है। क्लियर होगी मेरी बात? ओके जी। अब कैसे ये मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक होगा या लोकली? तहरीम का क्वेश्चन है कि ये जो एड्रेस है मैक, क्या ये ग्लोबली यूनिक होगा या लोकली, यानी कि लैन के अंदर यूनिक होगा या पूरी दुनिया में यूनिक होगा? तो तहरीम जवाब ये है कि ग्लोबली यूनिक है। तहरीम ये कहां पे यूनिक है? ग्लोबली, यानी कि ये एड्रेस अमेरिका में भी कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, जर्मनी में भी नहीं कर सकता, फ्रांस में भी नहीं कर सकता, स्पेन में भी नहीं कर सकता, रशिया में भी नहीं कर सकता। अब सवाल का जवाब मिल गया आपको? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपका जो बनता है, सर आपने कहा था कि ये चेंज भी हो सकता है। जनाब ठीक कहा अबू जर ने कि बाय थ्योरी ये नहीं तब्दील, ये यूनिक, इट कांट बी चेंज। लेकिन हर चीज के कोई ना कोई रास्ते होते हैं। तो जब हम स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम बाज़ औक़ात, बल्कि वन ऑफ द मेथड कि मिसाल किसकी ये ले लेते हैं कि अनीस जो है हॉस्टल में रहते हैं,
तो उन अनीस ने अपना, अभी हॉस्टल में, तो हॉस्टल में आपने अपने सीएमएस वालों को अपना मैक एड्रेस दिया हुआ है कि मैं ये 2 डिवाइसेस इस्तेमाल करूंगा, एक मेरा लैपटॉप और एक मेरा मोबाइल फोन। ऐसा ही है। अब क्वेश्चन ये, अगर मैं आपके हॉस्टल में आ जाऊं तो मैं तो नहीं कनेक्ट हो सकूंगा, क्योंकि मेरा मैक एड्रेस तो वहां से नहीं है ऐड हुआ हुआ। तो मैं अपना मैक एड्रेस वो ही कर सकता हूं जो कि अनीस का है। इसका मतलब धोखा दे रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं धोखा दे रहा हूं। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मैक स्पूफिंग। लेकिन रियल नेटवर्क्स में अच्छे तरीके में ये शामिल नहीं है। उसका तो हम अगले के कंप्यूटर से उसकी फाइलें भी उठा के ले आते हैं, तो कम से कम ये ठीक तो नहीं है, लेकिन होता है। तो उसी तरह मैं बिल्कुल ठीक कहा अबू जर ने कि मैंने अपनी किसी क्लास में जरूर कहा कि हाँ ये हम चेंज कर सकते हैं। तो जो लोग आप में से साइबर सिक्योरिटी में आएंगे, हम उनको सिखाएंगे कि आप लिनक्स में कैसे चेंज करते हो अपना, विंडोज में कैसे चेंज करते हो, रैंडमली लेना चाहते हो या किसी का मखसूस लेना चाहते हो। यस, इट्स पॉसिबल। ठीक हो गया, क्लियर हो गया मेरी बात? आगे बढ़ते हैं जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो तहरीम का क्वेश्चन भी हमने आंसर कर दिया। तो यहाँ पे पहली चीज बताने के लिए कि किस तरह यह मुमकिन है कि पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं, वो बनाती हैं कार्ड। मिसाल के तौर पे ऐसे आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूं। ये आपको कुछ नजर आ रहे हैं नंबर्स, ये वाले नंबर किसके हैं? इस कंपनी के हैं, शेंजन। ये नंबर बताता हूं ये क्या है। ये इंटीग्रेटेड डिवाइसेस मलेशिया के हैं। ये नंबर एचपी के हैं, ये नंबर भी एचपी के, एचपी एचपी एचपी। फिर ये कॉन्गिनेक्ट सिस्टम, ये डीलिंक के, ये सैगी कॉम के, ये डीजीएस के, ये कॉल के, ये सीटीएल के, वगैरह वगैरह, ये सिस्को के, हवावे के। ठीक है, इसके मतलब एक कंपनी तो नहीं है। एक कंपनी तो, ये तो अभी मैंने बिस्मिल्लाह की, मूव करते जाओ। एक कंपनी तो नहीं है, नजर आ रहा है। अभी 6,000 पे पहुंच गया हूं, 7,000 पे पहुंच गया हूं, 8,000 पे पहुंच गया हूं, 9,000, 10,000 समथिंग, अभी भी हाफ पे पहुंचा हूं। तो एक कंपनी तो नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि ये कार्ड बना रही हैं। तो कैसे यूनिक होगा फिर? तो इसका आंसर ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हर कंपनी जिसने ये कार्ड बनाना होता है, क्योंकि ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये एड्रेस 48 बिट्स का है। होती तो हर चीज बिट्स में है, कंप्यूटर में हर चीज बिट्स में होती है, इसमें तो कोई हमें शक शुबा नहीं है। जिस तरह इवन आपका आईपी एड्रेस है, ये भी बिट्स में है। अगर IPv4 है तो 32 बिट्स में है, अगर IPv6 है तो 128 बिट्स में है, तो बिट्स में है। लेकिन हम लिखते IPv4 के एड्रेस को डेसिमल नोटेशन में है। जैसे अभी आपने देखा 192 क्या है? डेसिमल नंबर। 168 क्या है? डेसिमल नंबर। 200 क्या है? डेसिमल नंबर। 210 क्या है? डेसिमल नंबर। तो लिखते हैं हम डेसिमल में, लेकिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, 1 एंड 0s। इसी तरह आपका ये हेक्साडेसिमल का भी जो है वो बिट्स में है, लेकिन लिखा हेक्साडेसिमल में जाता है, हेक्साडेसिमल में जाता है। स्पेशली जो जूनियर्स हैं, शायद उनको आइडिया ना हो कि बाइनरी नंबर्स में सिर्फ 2 बिट से सारा काम चलता है, 010101 समथिंग लाइक दिस। अगर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, 0 और 1, इस नंबर को कहा जाता है बाइनरी। इस नंबर को कहा जाता है बाइनरी। अगर आपके पास 0 से 7 तक के नंबर्स हैं, to represent any number in the world, to represent any number in the world, such a number is called octal.
if you have 0 to 9 only, these 0 to 9 to represent any number in the word, so that is called decimal. That is called decimal. जैसे मिसाल के तौर पे 48 है, तो देखिए इसमें 4 है और 8 है, इस दोनों इसमें आता है, इसके मतलब ये डेसिमल नंबर है। कोई भी नंबर आप बोल दें मलिया, कोई भी नंबर बोल दो जो दिल में आए, कोई भी नंबर बोलो डेसिमल या 12, चले बड़ा छोटा नंबर बोला, अब ये 12 डेसिमल भी हो सकता है और ऑक्टल, क्योंकि इसमें 1 2 है। लेकिन अगर ये 1 2 7 3 है, 9 है, तो अब इसमें 1 2 7 तो इसको इस रेंज में लाता है, लेकिन ये 9 वाला ये क्लियर करता है कि ये डेसिमल है। समझ आ गई? इसी तरह अगर आपका नंबर 0 से 9 और फिर A से F तक है, तो दिस इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल। दिस इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल। इसीलिए जहां पे मैंने जो आपको नंबर्स दिखाए थे, देखिए ये इसमें देखिए 0 भी है, 5 भी है, 6 भी है, C भी है। C हमें क्लियर कर रहा है कि हेक्साडेसिमल है, क्योंकि मैंने कहा कि 0 से 9 A से F। इस तरह इस नंबर को अगर हम देखें मिसाल के तौर पे, ये देखिए इसमें भी C है। अगर हम ये नंबर देख लें तो देखिए यहाँ पे F भी है, 8 भी है, 6 भी है, तो दिस इज अगेन F भी है, 0 भी है, इट्स अगेन ए हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली फॉर द जूनियर्स, या तो इसके शुरू में हम, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हेक्साडेसिमल है, तो हम या तो उसके शुरू में 0x लगा देते हैं और फिर नंबर लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे A12C। इससे पता चल रहा है ये 0x रिप्रेजेंट बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल। या हम A12C के साथ एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं 16, क्योंकि इसमें 16 है, 0 से 9 9 10, A से F 6, ABCDEF 6, तो टोटली 16। इसलिए इस नंबर को डेसिमल के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मिसाल के तौर पे अभी मलिया ने कहा 1 2 7 3 9, हम इसके साथ बेस में लगा देते हैं सब्सक्रिप्ट 10, इसका मतलब ये नंबर डेसिमल है। इसी तरह अगर ये नंबर होता 1 2 7 फॉर एग्जांपल, इसमें कोई भी 8 9 नहीं है, 1 2 7, हम इसके साथ यहां लिख देते हैं 8, ये ऑक्टल है। लेकिन मेरी इस वक्त सिर्फ वो या तो इस तरह या इस तरह, या इस नंबर को यूं भी लिखा जाता है A12CH, H बता रहा होता है कि ये हेक्साडेसिमल। लेकिन अगेन मेरा ये इतना ज्यादा एम्फसाइज वाला पार्ट नहीं है। एम्फसाइज पार्ट ये है कि आखिर ये एड्रेस किस तरह, ये तो क्लियर हो गया कि ये नंबर हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। तो अगर, और ये भी याद रखें कि हेक्साडेसिमल में हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप लिखते हैं A, तो 9 के बाद 10 होता है, 9 के बाद 10 होता है, तो 10 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 0 2 0 1, तो ये 8 + 2 10, तो 1010 is equivalent to A is hexa, और 1010 is in binary, और अगर इसका डेसिमल देखना चाहते हैं तो 1010। इसमें तो कोई शक नहीं है मसला कुछ? आई होप सिर्फ इन 2 बंदे के लिए मैं इस पे थोड़ा सा वो कर रहा हूं, बाकी आप लोगों ने हार्डवेयर कितने कोर्सेज पढ़े हुए हैं कि दिस इज जस्ट ए हलवे से भी ज्यादा, वो भी हलवा, वो भी ठंडा, वो भी गर्म नहीं है कि मैं कहूँगा इसमें कोई मुश्किल बात है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये मैं जस्ट ये बात आज की क्लास में इंश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद, इस रूम से निकलने से पहले या क्लास खत्म करने, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये पता हो कि किस तरह मुमकिन है कि पूरी, अभी मैंने बताया कि हजारों कंपनीज बनाती हैं, फिर भी एक कंपनी दूसरे का
नहीं इस्तेमाल करती, तो ये कैसे मुमकिन है? ठीक, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको समझने के लिए हमने इस अभी आपने ये तो क्लियर मेरी बात समझ ली कि ये 48 बिट का एड्रेस, इसमें तो कोई हमारी डिसएग्रीमेंट नहीं है। अगर डिसएग्रीमेंट करते भी हैं तो गिन लें, मुझे क्या है इसमें मसला। कितने कितने हमायूं ये काउंट करो कितने कैरेक्टर्स हैं? नहीं, 12। तो मैंने अभी कहा है कि ये हेक्साडेसिमल है, तो अगर हेक्साडेसिमल है तो ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। तो अगर ये 12 है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 28, सॉरी 24, नॉट 28, 24 सर, 24 प्लस 24 इज 48। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें इसका मतलब ये है कि मैं इसको दो हिस्सों में अगर तोड़ू तो इसका मतलब है कि यहां भी 24 बिट्स और यहां भी 24 बिट्स। और अगर हेक्सा में बात करूं तो यहां भी 6 कैरेक्टर्स, 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, यहां भी 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। यहां भी 6, यहां भी 6। इसमें कोई शक है तो बात कर, नहीं है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, IEEE ये करता है कि जिसने भी, मिसाल के तौर पे नोमान कहता है कि जी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं और मैं बिजनेस ये है कि मैं अपने NIC कार्ड्स बनाता हूं। तो NIC बनाने के लिए, और साथ निहाल, निहाल ये करता है, दोनों आपस में मिलके ये करते हैं, कंपनी ओपन कर रहे हैं, ये IEEE के पास चला जाता है या एआना के पास चला जाता है और उसे कहता है कि जी मैं NIC कार्ड बनाना चाहता हूं, मुझे ये पहले 6 कैरेक्टर्स रजिस्टर कर दो। कोई भी 6 कैरेक्टर्स जो अभी तक इस्तेमाल दुनिया भर में नहीं हुए वो मुझे दे दो। तो आपको पता है कि ये 24 बिट्स हैं, इसका मतलब है कि IEEE के पास 2 पावर 24 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। 2 पावर 24, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16 मिलियन बनता है। इसका मतलब के पास 16 मिलियन 24 बिट्स के डिफरेंट नंबर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। उन 16 मिलियन में से कोई एक नंबर वो इन निहाल एंड कंपनी को दे देता है, निहाल एंड कंपनी को दे देता है। और यही चीज मैंने यहां पे आपके सामने पहले से इस एड्रेस पे जाके OUI.txt पे जाके ये निकाल लिया था। ये मुझे बताता है कि ये मिसाल के तौर पे 5, चले इसको पहले देख लेते हैं। अगर ये छोटा है तो बड़ा कर देता हूं, नहीं हुआ बड़ा, हुआ, नजर आ रहा है? 24 DBAD हेक्साडेसिमल है ना? ये असाइन कर दिया IEEE ने इसको शॉपर ट्रैक RCT कॉर्पोरेशन को, फिर CC69B0 ग्लोबल ट्रैफिक टेक्नोलॉजीज को। अब ये 6 कैरेक्टर्स दुनिया में कोई भी इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि ये इसको मिल गया है। स्मार्टाटिक को, स्मार्टा जो भी है अब बड़ा हो गया। सोनी को क्या मिला? 544249। एस्कॉन को क्या मिला? FCCC E4। वायरलेस स्टैंडर्ड एक्सटेंशन को क्या मिला? 042234। तो आप देख रहे हो कि दुनिया में ये 16 मिलियन जो हमारे पास
नंबर्स हैं। जो भी ये कार्ड बनाता है वो उनके पास जाके 6 कैरेक्टर से मैं लफ्ज है रजिस्टर करना, मैं कहता हूं खरीद लेता है। जब खरीद लेता है तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये यूनिक हो गए कि नहीं हो गए? अब बाकी कितने कैरेक्टर रह गए, क्योंकि ये कितने टोटल है? 6 हेक्साडेसिमल है, बाइनरी में 24 है, तो बाकी कितने रह गए? 24 या 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। मैं अगर मेरे पास, आपको पता है कि 2 पावर 4 24, इसके बाद 16 मिलियन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं एक एक ऑप्शन उतार के 000 से स्टार्ट करके 111 तक 64 मिलियन, सॉरी 16 मिलियन मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मैं इस नंबर के साथ पहला नंबर लगाता हूं, पहला कार्ड बन गया। दूसरा नंबर लगाता हूं, दूसरा कार्ड बन गया। तीसरा लगाता हूं, तीसरा कार्ड बन गया। 10वां नंबर लगाता हूं, 10वां कार्ड बन गया। 16th मिलियन नंबर लगाता हूं, 16th मिलियन कार्ड बन गया। तो यानी कि एक नंबर खरीदने से मैंने 16 मिलियन कार्ड, यूनिक कार्ड बना दिए। वो कार्ड का नंबर दुनिया में 48 बिट में किसी के पास भी नहीं हो सकता। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हमायूं नहीं एग्री कर रहा। जैसे देखे ना, अगर हम ये कह दें कि आपके नाम का पहला वर्ड जो है वो यूनिक है, उसके आगे आप कोई भी नंबर लगा दो, वो नाम यूनिक ही होगा। जैसे मैंने कहा कि ये वाला BF0 B6 EB ये सिर्फ पोस्ट लैब के लिए है। सिर्फ ये पहले 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स यानी 24 बिट्स, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट लैब इस्तेमाल कर सकता है। ये सिस्को नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये वावे इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये इंटेल नहीं इस्तेमाल कर सकता। बात समझ आ रही? मलिया इज कंफ्यूज्ड। इजी बात है। क्यों तहरीम? इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने रियलिस्टिक डेटा आपके लिए पहले से निकाल के रखा ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक। अब आपका जो एजाज के जेल में सवाल आ रहा है कि जी मैंने कंपनी खोली, 16 मिलियन कार्ड बनाए, क्या उसके बाद मैं अपनी दुकान बंद करके तो घर चला जाऊं? क्यों एजाज? यही सवाल है ना? क्या जवाब हो सकता है सना? दूसरा जाके नंबर ले लो IEEE से और 16 मिलियन कार्ड और बना लो। जब वो खत्म हो जाए तो एक और सीरियल ले लो और 16 मिलियन कार्ड बना लो। तो बिजनेस खत्म तो नहीं हुआ। जस्ट आपने मल्टीपल, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखूं Ctrl+F और सिस्को, इसको हम देखें, जो ही मैंने सिस्को लिखा, ये सिस्को का पहला आ गया 003A9C। दूसरा जब उनके पास खत्म हुआ तो E64476। तीसरा देख लेते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा सिस्को का 0026BC। तो जब भी पहला, पिछला क्या था FCFBFB, तो जो ही पहला खत्म एक और नंबर जाके EEE या ANA से लो और 60 मिलियन कार्ड बनाओ, बेचो। तो यूनिक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्लियर? तो ये इस वजह से पहला ये बात हमारी कंफर्म हो गई कि ईथर मैक एड्रेसेस जो हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे यूनिक होते हैं। ये सारी बातें हमने अंडरस्टैंड कर ली। अगर नहीं अंडरस्टैंड की तो क्वेश्चन करो। पहले मैं ये चॉइस दूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जहां पे अबूजर है, फातिमा है, हरीम है। हरीम को मैंने काफी दफा पिंग किया लेकिन वो हमेशा खामोश रहती है। क्या वो होती नहीं है क्लास में, या उसके पास माइक नहीं है? जी सुबहान, तहरीम, जरवा, और तहरीम और जरवा ने और फातिमा ने फिजिकल क्लास लेना छोड़ ही दिया हुआ है। ओके नाइस। सर रूटीन इस तरह की है, क्लास जल्दी एंड हो जाती है तो फिर तो यहाँ बैठ के पढ़ लिया करो, कोई वो तो नहीं है कि टाइम जाया किया जाए। लेकिन बात ऐसी चीजें होंगी जो कि, जैसे कल का लेक्चर था, बहुत ज्यादा आपको फिजिकल चीजें दिखाने की कोशिश की गई, वो फिजिकली में ही मजा करता है। सिर्फ ये ऑनलाइन उस वक्त है का इस्तेमाल करो। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई जॉब पे हैं
और नहीं आ सकते, किसी दूसरे शहर में हो, जैसे अब सुभान मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन शायद चारसदा से है, तो वो चारसदा से रोजाना नहीं आ सकता, तो चले दैट्स ग्रेट फॉर हिम कि जी उसको ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। लाजमी तौर पर चारसदा में तो कोई नहीं, कोई CCNA नहीं करवाता, तो लेकिन कोशिश किया करें कि जहां मुमकिन है उसको यूटिलाइज करें। जी, तो उनके ऑनलाइन वालों के पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिजिकल वालों के पास कोई क्वेश्चन है तो कर लें। नो क्वेश्चन? तो चलिए आज हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात, चाहे वो ऑनलाइन है कि फिजिकल है, कि अगर किसी ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो वो रजिस्ट्रेशन करे ताकि उसको ये रिसोर्सेज मिले। अगर आप इस तरह चलते रहेंगे तो रिसोर्सेज लेस और एग्जाम लेस आपका सिस्टम चलता रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। थैंक यू।